हम्म, बात तो आपने सही कही है। सुजाता जी के पास आता हूं। मैंने कहा आज थोड़ी कड़वी बातें कर रहे हैं ना, आज हम थोड़ी कड़वी बात और कर लेते हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए एक रेड कॉरिडोर है और उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, कांग्रेस का अंदर आना वर्जित है, लिखा हुआ है। और ये बोर्ड किसने लगवाया है? ये कांग्रेस वालों ने लगवाया है। एक उसपे गुजरात है, वेस्टर्न कोस्ट से शुरू होता है कॉरिडोर, उसके साथ जलता है मध्य प्रदेश, उसके साथ छत्तीसगढ़, उसके साथ उड़ीसा। 87 सीटें डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, 84 सीटें बीजेपी की, 3 सीटें, एक गेनीबेन की सीट बनासकांठा, एक छत्तीसगढ़ की सीट शायद कोरबा, और एक सीट आपकी उड़ीसा की शायद कोरापुट, मुझे लगता है वो। दैट्स ऑल। यानी कि एक बोर्ड लगा हुआ है, कांग्रेस का यहां आना वर्जित है। विभीषण कौन है? अब गुजरात में तो कोई है ही नहीं, मैं किसको विभीषण बोलूं। वहां पे तो दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस जो है ना, वो एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आते हैं, कांग्रेस में एंट्री लेते हैं, वो एज ए इंटर्नशिप लेते हैं और उसके बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। ट्रेनिंग कांग्रेस से लेते हैं लेकिन चले जाते हैं वहां पर। मध्य प्रदेश में 2 विभीषण है, एक कमलनाथ है और एक दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह तो गालियां दे रहे हैं उसको, जीतू पटवारी को। भाई तुमने उसको कोई काम ही नहीं करने दिया, उसको बेचारे के पास ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो पटवारी बन के भटक रहा है। एक और है आपके विभीषण जिनका नाम बघेल साहब है, खुद अपनी सीट भी हार गए हैं। और एक पता नहीं कहां से एक अजय कुमार आए हैं जो उड़ीसा में थे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि दुनिया आपको आपके प्रयासों से नहीं जानती है, दुनिया आपके आउटकम से जानती है। कभी तो आउटकम दो, अल्टीमेटली कभी तो एक रिजल्ट दो। गुजरात में रिजल्ट नहीं, एमपी में तो मुझे अब याद नहीं आता कि कांग्रेस ने कब 3-4 सीटें जीती लास्ट में। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है और उड़ीसा, वहां भी वही हाल चल रहा है। एक पुराने जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, अब तो कुछ है नहीं। इसको मैं रेड कॉरिडोर बोलता हूं भी कांग्रेस का। और इस रेड कॉरिडोर पे कोई ध्यान नहीं देता, वही सामंतवादिता चल रही है। और मुझे इसके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे एक और जो मित्र आते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी कहते हैं कि दिस इज वर्चुअली रेड कॉरिडोर, कि यहाँ पर लोग अपनी पार्टी को हरवाने के लिए काम करते हैं। और कुछ लोगों जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी इस चुनाव में, उनको ना देके हारे हुए या हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। ये रेड कॉरिडोर क्या सुधर सकता है? क्या राहुल को नहीं पता इस बारे में? क्या प्रियंका गांधी को नहीं पता? क्या सोनिया गांधी को नहीं पता कि हु इज किलिंग यू हियर? सुजाता जी। देखिए, जहां तक बात है कि कहाँ पे हम कमजोर हैं, तो देखिए जब सत्ता किसी के पास होती है ना, तो वो इतना मजबूत होता है कि बहुत सारे मतलबी लोग, जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, वो इधर से उधर होते हैं, और यही लोकतंत्र है। और इसमें आप ये हर समय नहीं कह सकते कि ये धोखेबाजी करके वो चले गए। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें अपना अपने जो सिचुएशन है उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको याद है कि मैं नागालैंड में काम करके आई हूँ। नागालैंड में 1.5 साल पहले काम किया, जिस वक्त पूरे देश में कोई यूसीसी के बारे में विपक्षी नेता बोलने को तैयार नहीं था, वहां पर यूसीसी के बारे में बात करी, 371A के बारे में बात करी। उसका नतीजा जो है वो ये हुआ था कि विधानसभा के चुनावों में बहुत खून खराबा हुआ, लोग घरों से बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया। लेकिन हमारे को तो एक भी सीट नहीं मिली 60 में से। हम तो पूरी तरह से हार गए, वहां तो राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन इस बार भी वहां के लोगों ने उनको लगा कि हाँ, उनका कोई यहाँ दिल्ली देहरादून में बैठा हुआ है, और उन्होंने कहा कि भाई हमें वोट नहीं दिया जाने दे रहा है, और इसमें जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो कर रहे हैं, इसमें कुछ करिए, हम वोट देना चाहते हैं। फिर किसी ने कहा कि भाई हमें वोटिंग स्लिप नहीं दिए जा रहे, वोटिंग स्लिप हम अपने आप कैसे निकाल सकते हैं, अपना पोलिंग बूथ कैसे पता लगा सकते हैं। सब चीजों पर जो मैं कर सकती थी वो मैंने काम किया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को एक नोटिस आया, और वहां के लोगों को सल्यूट है, नागालैंड के लोगों को, कि उन्होंने मुझे कहा था कि वो एक तरफा वोटिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी को। तो जहां पे हमने ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट देखी, जहां सारे कांग्रेसी तो सरकार में बैठे हैं, भाजपा या एनडीपीपी वाले बनकर, वहां पर अगर हम लोकसभा में एक सीट जीत जाते हैं, एकमात्र सीट जीत जाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हार है। ये नेडा यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हिमंता बिस्वा शर्मा की बहुत ही बड़ी हार है।
और न केवल वहां पे, मणिपुर में आप देख लीजिए, मणिपुर में आप कहेंगे कि वहां पे प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे को दोनों सीटें मिली। भाई वहां पे तो भाजपा को तो ये उम्मीद थी कि जहां पर इनर मणिपुर में उनको सीट मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ ना। लोगों को जब आप विभाजित करते हैं, वो किसी भी समुदाय के हो, वो भारतीय है, और जब आप चीजों को ठीक करने जाते हैं, कितना भी उनके आपस में झगड़ा हो, तो जो मोहब्बत की बात करता है उसी के साथ लोग आते हैं। ये तो प्रूव हो गया। लड़ाई तो लंबी ही होती है। कोई स्वेटर बनाता है तो बनाने में टाइम लगता है, उधेड़ने में टाइम नहीं लगता। इसलिए चीजों को ठीक करने में हमें समय लगेगा। गुजरात में आप जानते हैं कि हमने तो खाता खोला है ना, जहां पे पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग क्या कर रहे थे, आप बताइए। पूरा सिस्टम अगर उन्होंने दे आर होल्डिंग इट टू रैंसम, कितना कठिन होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी तो है ना, कांग्रेस पार्टी जिस भी तरीके से लड़ रही है, लड़ते हुए दिख तो रही है। और ये बात सच है कि कई जगहों पर हमारे को दूसरे पोजीशन पे रेलीगेट किया गया और हम वहां पर बेहतर कर सकते थे। और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई विभीषण ऐसे हैं जो लास्ट मिनट पे गए। क्या हम केसेस से डर गए? मैं तो आपके शहर आ रही हूँ 2 दिन में, क्योंकि मुझे भी जाना है वहां पर। तो हमारे जैसे लोग भी हैं बोरा जी, जो लड़ते हैं, जो हार जाते हैं, या जो मतलब के लिए पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो देश के साथ नहीं जुड़े। माँ होती है आपकी पार्टी और देश के लिए काम करते हैं आप। तो हमारी तो माँ है और हम लड़ रहे हैं। इतनी विपरीत स्थितियों में अगर आज लड़ रहे हैं, ये बता रहा है कि अंतिम जीत जो है वो हमारी होगी। लेकिन अगर आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उनके अपने नेताओं को देखिए ना, कितने कमजोर है। क्या उनको शर्म नहीं आ रही कि एक कुर्सी ऐसी है जो किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इस बात को बोलने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर मैनिफेस्टो बना, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री उनके स्टार कैंपेनर, और प्रधानमंत्री ने सारा एजेंडा सेट किया। प्रधानमंत्री के कारण जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अगर भाजपा का कोई और नेता होता, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जाती हूँ, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर ऐसा हाल हुआ होता और उन्हें कुनबा जोड़ के एक अलायंस बनाना पड़ता, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया जाता प्रधानमंत्री? लेकिन आज पूरी की पूरी भाजपा इज बीइंग हेल्ड टू रैंसम, पूरी की पूरी आरएसएस इज बीइंग रेलीगेटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ। आपको याद होगा 2015 में शायद था, जब आरएसएस ने मीटिंग करी थी, सितंबर का महीना था, और सारे भाजपा के जो मंत्री थे वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए थे। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं आई। 2015 सितंबर से लेकर आज तक कभी आरएसएस ने किसी मंत्री का रिव्यू नहीं किया। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हम एक सिस्टम से लड़ रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम से लड़कर अंतिम जीत जो होगी वो देश की होगी। क्योंकि आज जनता ने जो जीत हमें दिलवाई है, उसमें आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत जगहों पर सवाल उठ रहे हैं कि जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट काउंट कैसे हो गए। ये मामला भी तो कोर्ट तक पहुंचा है। तो जो जो स्थितियां हैं उससे लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वो हम कर रहे हैं। मगर मैंने आपको ये पहले भी आपके कई कार्यक्रमों में कहा कि मोदी जी जीत नहीं रहे हैं, मगर मोदी जी जाएंगे नहीं। और देख लीजिए कि वो सही हुआ या नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को उस तरीके से कह रहा था कि जैसे मैंने कहा था कि ये कुछ भी कर लीजिए, ये रहेंगे। और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रही थी कि नहीं, इस बार इंडिया अलायंस जीतेगा। तो इंडिया अलायंस जीता है आज भी। अगर मैनिपुलेशन ना हो ना, और अभी पूरी जांच हो जाए, तब भी आपको पता चल जाएगा कि इंडिया अलायंस ही जीता है। लेकिन ठीक है, अब जो कुछ भी हुआ उसमें कम से कम हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो आए। मैं आपको एक आखिरी बात कह के खत्म कर रही हूँ। महुआ मित्रा जी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, और उसमें उन्होंने बताया कि जनवरी के महीने में हिस्टेरेक्टमी का उनका ऑपरेशन हुआ, और उसके 8 दिन के बाद उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा, जो घर अभी तक खाली पड़ा हुआ है। तो एक सांसद को कैसे आपने ट्रीट किया, वो हमने देखा। एक महिला सांसद को जिसका यूट्रस निकालने का ऑपरेशन हुआ है,
और कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने बाकायदा सॉलिसिटर जनरल का नाम लिया, शायद कोई शर्मा का नाम लिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि लुक एट द टाइमिंग ऑफ द ऑपरेशन। तो हम एक ऐसी सत्ता के साथ सामने खड़े हैं, फिर भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। इसे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, मगर लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। जी, लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। पहले एक लड़ाई अपने विभीषणों से भी